हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी। और बच्चे, आज की जो हमारी क्लास होगी वो कक्षा 9 की स्पर्श भाग 1 कोर्स बी की बुक है। स्पर्श भाग 1 द्वितीय भाषा में हमारा चैप्टर नंबर 2 है दुख का अधिकार। ठीक है, जिनके लेखक हैं यशपाल। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में जान लो कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1909 में और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1976 में हुई थी। और हमारा चैप्टर क्या है बेटे? दुख का अधिकार, जिसमें जो पात्र हैं इस चैप्टर के अंदर वो एक तो लेखक है, ठीक है, दूसरे एक अधेड़ उम्र की महिला और तीसरे अधेड़ उम्र की महिला का पुत्र भगवाना। ठीक है, इनके इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूमती है। कहानी तो बहुत छोटी है ये, लेकिन इस छोटी कहानी एक हमें बहुत बड़ा ज्ञान देती है कि उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए कि एक उच्च वर्ग के लोगों की क्या सोच होती है निचले तबके के लिए। ठीक है, तो आज इस कहानी के माध्यम से हम सारी चीज़ें जानेंगे। ये मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इन पॉइंटों के माध्यम से मैं पूरी कहानी को आपको बताती हूँ कि इसमें यशपाल जी ने अपने विचार किस तरह से प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी कि प्रस्तुत कहानी, ये कहानी हमारे पूरे देश में फैले अंधविश्वास, ऊंच नीच, ठीक है, और भेदभाव को बेनकाब करती हुई और यह बताती है कि दुख का जो एहसास होता है सबको बराबर होता है, चाहे वो संभ्रांत परिवार के लोग हों, चाहे वो निचले तबके के लोग हों। जो दुख का एहसास होता है वो सबको समान होता है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता को प्रदर्शित करती है और जो निचले तबके के लोग हैं उनकी मजबूरियों को पूरी गहराई से उजागर करती है। ठीक है ना? तो यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। लेखक क्या लिखते हैं कि यह सही है कि दुख सबको तोड़ता है और दुख में मातम मनाना का सबको अधिकार है। जिस किसी को दुख होता है सबको मातम मनाने का अधिकार है। दुख के क्षण तो समान होते हैं, लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनको तो दुख मनाने का अधिकार है, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग हैं न तो उनको दुख मनाने का अधिकार है न ही किसी अवकाश का अधिकार है। तो इसी के इर्द गिर्द हमारी जो कहानी है कि हमारे देश में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं उनकी अमानवीयता और जो निम्न तबके के लोग हैं उनकी जो दयनीय स्थिति को किस तरह से उजागर करती है। अब इस पॉइंट के माध्यम से हम देखते हैं कि पोशाक द्वारा समाज में मनुष्य का दर्जा निश्चित करना। अब जो पोशाक हमारे समाज में मनुष्य का दर्जा किस तरह से निश्चित करती है कि कौन ऊंचे दर्जे का है, कौन नीचे दर्जे का है। मनुष्य की पोशाकें ही तो हैं जो उनको अलग अलग श्रेणी में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। कैसे करती है कि यह हमारे अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। कभी भी हम ये सोचते हैं कि नीचे तबके के पास आकर के उनके दुख को जानें या उनके बारे में हम जानने की कोशिश करें, लेकिन वहाँ आड़े कौन आ जाती हैं? हमारी पोशाक, ठीक है, हमारा रहन सहन, हम जो जिस तरह से रहते हैं और नीचे तबकों के लोगों के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो हमारी पोशाक ही हमारे बीच में बाधा आ जाती है। और उस समय पोशाक ही अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें, जैसे हवा की जो लहरें हैं कटी हुई पतंग को जमीन पर आने से रोकती है, उसी तरह हमारी पोशाक भी निम्न तबके के लोगों के बारे में, उनके दुख के एहसास को जानने में अड़चन पैदा करती है। ठीक है ना? तो पोशाक किस तरह से मनुष्य का दर्जा निश्चित करती है। फुटपाथ पर अधेड़ उम्र की औरत का खरबूजे बेचना। अब फुटपाथ पर एक अधेड़ उम्र की औरत है और उसकी डलियां में बहुत सारे खरबूजे रखे हुए हैं। कुछ खरबूजे बाहर रखे हुए हैं। बैठी तो वो बेचने के लिए है, लेकिन अपने सर पर एक कपड़ा ओढ़े हुए और अपने घुटनों में अपना सर देके फबक फबक कर रोती है, रो रही है। तो उसके खरबूजे बेचना उसकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? क्यों खरबूजे बेच रही है? इस कहानी में, इस पॉइंट में कि फुटपाथ पर अधेड़ उम्र की औरत का खरबूजे बेचना। अब परंतु उन्हें खरबूजे लेने के लिए आएगा कौन?
वो बेचने तो बैठी है, लेकिन आएगा कौन? क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है कि वो बेचारी रो रही है बैठ करके। अब रोते हुए इंसान से कौन क्या चीज़ खरीदने के लिए आएगा, बल्कि उसको देखेंगे और देख करके निकल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि बाजार में खड़े लोगों द्वारा घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें करना। अब वो फुटपाथ पर बैठी हुई रो रही है और तख्त पर बैठे हुए कुछ बाजार में लोग कुछ खड़े हुए हैं और उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे हैं कि उस स्त्री का रोना देख करके लेखक का मन होता है कि जाकर के उसके दुख का कारण पूछें। लेखक का जो मन है वो क्या कहता है कि वो क्यों रो रही है, बेचने तो खरबूजे आई है, लेकिन रो क्यों रही है, उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या है, किस तरह से उसका कारण जाना जाए कि उसके रोने का कारण क्या है। फुटपाथ के समीप बैठ सकने से कौन रोकता है? मेरी पोशाक। लेखक कह रहे हैं कि मेरी पोशाक मेरे को बंधन में डालती है कि मैं उसका रोने का कारण जान सकूं। ठीक है ना। तो बाजार में खड़े लोगों द्वारा उस स्त्री के बारे में, अब उनमें से एक आदमी ने घृणा से उसकी तरफ देखते हुए क्या कहते हैं कि क्या जमाना आ गया है कि इसके जवान लड़के को मरे हुए पूरा एक दिन भी नहीं बीता है और ये यहाँ पर खरबूजे बेचने के लिए बैठी है। ठीक है ना। और दूसरा, जो फुटपाथ पर खड़े आदमी ने, एक ने क्या बोला उसके बारे में कि अरे इन लोगों का क्या, इनको तो कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। किसके बारे में बात हो रही है? औरत के बारे में। ये कमीने लोग तो रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनका बेटा बेटी माँ बाप इन चीज़ों से इनको कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपने रोटी के टुकड़े के लिए सबको न्यौछावर करते हैं, सब रिश्तों को न्यौछावर करते हैं, इनके लिए कोई रिश्ते मायने नहीं रखते हैं। अब परचून की दुकान पर एक लाला जी बैठे हैं, वो क्या कहते हैं, अरे भाई इनके लिए कोई मरे या जिए इनसे इनको क्या फर्क पड़ता है। क्या बोले कि इनके लिए कोई मरे या जिए उसका इनके लिए कोई मतलब नहीं है, कोई धर्म ईमान इनको समझ नहीं आता है कि अभी इसका बेटा मरा है और इसके घर में कम से कम 13 दिन के सूतक है, लेकिन ये क्या कर रही है, ये खरबूजे बेच रही है। और अगर कोई अनजान आता है इससे खरबूजे खरीदता है तो उसको क्या पता है कि इसके घर में सूतक है। ये सारी बातें लोग उसके बारे में करते जा रहे हैं और उसके संबंध में घृणा से उसको देख रहे हैं, लेकिन उसकी असलियत उस किसी को नहीं मालूम है कि वो किस वजह से खरबूजे बेच रही है और क्यों वहां बैठ के रो रही है, जबकि लोग उसके बारे में घृणा भरी बातें कर रही है। ठीक है ना। अब आस पड़ोस की दुकानों पर पूछने पर देखो लेखक द्वारा ये 3 पॉइंट आपको समझ आए होंगे। अब लेखक द्वारा आस पड़ोस की दुकानों से पूछने पर सच का पता लगना, अब लेखक से रहा नहीं जाता है, वो इसकी सच्चाई जानने के लिए आस पड़ोस की दुकानों से पूछते हैं। तो उनको क्या पता चलता है कि उसके घर में, उस अधेड़ उम्र की औरत के घर में बहू पोता पोती सब कुछ है। ठीक है। बेटा भी था उसका जिसका नाम था भगवाना। अब उसके 1.5 बीघे जमीन पर भगवाना अपने सब्जी की खेती करता है, खरबूजे उगाता है और अपने परिवार का पेट पालता है उनको बेच करके। एक दिन क्या होता है कि वो खरबूजे के खेत में खरबूजे बेल से तोड़ता है, फिर वहीं पर एक तरी हुई ठंडी जमीन पर बैठ के आराम करने के लिए बैठता है, लेकिन उसका पैर एक सांप पर पड़ जाता है और सांप उसको डस लेता है। एक तो गरीब थे बेचारे, ऊपर से उसको सांप ने डस लिया है, उसकी माँ को उसके परिवार को पता लगता है, बेचारे बिलख बिलख कर रोते हैं और उसके इलाज के लिए जो झाड़ फूंक वाले हैं, जो ओझा टाइप के लोग होते हैं उनको बुलाते हैं। अब ओझा आएंगे तो उनके लिए खर्चा भी चाहिए, उनके लिए पैसा भी चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के डॉक्टर भी इलाज नहीं करते हैं। तो उनके पैसे, जो उनके पास पैसा था वो उसके झाड़ फूंक में भी चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने बेटे को बचा नहीं पाती है। जो पैसा था वो भी चला गया, लेकिन अब बेटा भी नहीं रहा, उसे लिपट कर सारा परिवार रोने लगता है। अब यह कि जिंदा हो तो बंदा नंगा भी रह सकता है, लेकिन मुर्दे को नंगा विदा कैसे किया जाए। अब उसके पास कुछ भी नहीं है घर में, उसके चूड़ी कंगन जो भी हैं वो बाजार में जाती है, अपने बेटे के लिए कफन लेके आती है और अपने बेटे को विदा करती है। जो भी था घर में वो सब कुछ खत्म हो जाता है। अब बेचारी बड़ी दुखी है, सुबह उठते हैं उसके बच्चे रोते हैं बिलखते हैं भूख से, बहू है उसको बुखार तेज है, वो क्या करे।
उसका कलेजा बहुत पत्थर हो चुका है कि उसकी मजबूरी है कि वो बेटे ने जो डलिया में खरबूजे तोड़ करके रखे थे और उनको बेचने के लिए फुटपाथ पर जा करके बैठ जाती है। तो लेखक द्वारा दुकानों से पूछने पर उसका सच का पता लग जाता है कि उसकी मजबूरी क्या है। उसकी मजबूरी क्या है कि वो फुटपाथ पर बैठ के खरबूजे बेच रही है और वहां पर बैठी रो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखोगे कि बुढ़िया के लड़के द्वारा 1.5 बीघा जमीन पर खरबूजे और परिवार का पालन करते हुए असमय मृत्यु, जो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि 1.5 बीघे जमीन पर वो सब्जी बाजी अपनी उगाता है और खरबूजे से परिवार का पालन करता है। इसी तरह उसको सांप काट लेने से उसकी असमय मृत्यु हो जाती है। ओझा द्वारा झाड़ फूक और अंतिम संस्कार में घर का सब कुछ खर्च हो जाता है। अब सारा खर्च हो जाने के बावजूद भी अब उनका क्या करना है कि उसको जिंदा, उन्होंने बोला कि जिंदा आदमी तो नंगा रह सकता है, अब जो भी था अब उसके कफन वगैरह लाने में सारा कुछ चला गया। अब बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते हुए बटोरे हुए खरबूजे लेकर के अपने फुटपाथ पर जाकर के बैठ जाती है। अब उस पुत्र वियोगिनी, जिसका पुत्र चला गया, पुत्र के वियोग में वो रो रही है, पुत्र वियोगिनी को देख करके लेखक के मन में इतनी आत्मग्लानि हुई है कि पिछले कुछ टाइम पहले एक संभ्रांत परिवार की महिला के पुत्र की मृत्यु हुई थी। तो उस महिला के पुत्र की मृत्यु हुई तो पूरे 1-2 महीने बिस्तर से नीचे पैर नहीं दिया है। 2-2 डॉक्टर उसके सिरहाने पर खड़े हुए हैं, बार बार उसके माथे पर पट्टी रखी जाती है। क्यों? क्योंकि वो संभ्रांत परिवार की महिला है, वो पैसे वाले परिवार की महिला है, उसका दुख मनाने का अधिकार अलग तरीके का है। लेकिन एक ये नीचे तबके की औरत है कि जिसका बेटा भी मर गया है लेकिन उसको दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है और वो दुख मनाती भी है, तो लोग क्या करते हैं, उसको घृणा की नज़र से देख रहे हैं। अब जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिला, लेखक कहते हैं कि लेखक को जब इतना दुख होता है तो उनके मन को सूझ का रास्ता नहीं मिला और वो आगे चल देते हैं और ठोकरें खाते हुए चले जा रहे हैं और अपने मन में क्या सोचते हैं कि शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। शोक करने और गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, क्योंकि दुख सबको होता है। ऐसा नहीं है कि गरीब परिवार के लोगों को दुख नहीं होता, क्योंकि दुख तो अमीर हो या गरीब हो सबका बराबर है। लेकिन हमारे जो समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं कि संभ्रांत परिवार के लोग हैं तो उनके दुख में लोग शामिल हो जाते हैं और जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए लोग हंसी में मजाक में घृणा के तौर पर इन चीज़ों को लेते हैं। तो लेखक ने सिर्फ उनके दिल से सिर्फ यही आया कि शोक और गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए कि किस तरह से शोक मनाया जाए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो आपको मेरे ये पॉइंटों से इतना समझ आया इस कहानी के पाठ का सार क्या था कि दुख का अधिकार सबको होता है और सहूलियत, शोक करने गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो अभी मैंने ये पाठ का सार समझा दिया और अभी इसी वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवाती हूँ। अभी इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो पहले मौखिक क्वेश्चन देखोगे आप कि किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है। अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसकी पोशाक को देख करके हमें क्या पता लगता है। हमको किसी भी व्यक्ति की पोशाक को देखकर उसके दर्जे का पता लगता है, उसके अधिकारों का पता लगता है कि उसकी सामाजिक स्तर का पता चलता है कि उसके समाज में उसका स्तर क्या है। तो पोशाक को देखकर हम क्या पता लग सकते हैं कि उसके दर्जे के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये किस दर्जे का है और उसका समाज में स्तर क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ आया कि व्यक्ति की पोशाक को देख करके हम उसके दर्जे और उसके अधिकार और उसके सामाजिक स्तर के बारे में पता चलता है। ठीक है ना। क्वेश्चन 2 देखोगे, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ आया होगा कि व्यक्ति का दर्जा, अधिकार और सामाजिक स्तर के बारे में उसकी पोशाक को देख करके हमें ये पता लगता है कि व्यक्ति किस स्तर का है, किस दर्जे का है और समाज में उसका क्या पोजीशन है। ठीक है ना। क्वेश्चन 2 देखोगे कि खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। तो ये कहानी पढ़ी हमें अपने आप ही आंसर निकाल लेंगे कि खरबूजे बेचने वाली स्त्री के
बेटे की मृत्यु हो गई थी और उसके घर में सूतक थे, इसीलिए उससे कोई भी खरबूजे नहीं खरीद रहा था। सबको पता था कि इसके बेटे की डेथ हो चुकी है और इसके घर में सूतक लगे हुए हैं, इसीलिए उससे कोई भी खरबूजे नहीं खरीद रहा था। तीसरा देखो बच्चे कि उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा। उस स्त्री को देख करके वो खरबूजे बेच रही थी, तो उसको देख करके लेखक के मन में एक व्यथा उत्पन्न हो गई, एक मतलब दयनीय स्थिति उसके मन में आ गई कि उसके बेटे की मृत्यु हुई है और वो सड़क पर बैठ करके खरबूजे बेच रही है, और वो लेखक उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं। समझ में आया कि उस स्त्री को देख करके लेखक के मन में व्यथा उत्पन्न हो जाती है और वो बेचैन हो जाते हैं कि उसके दुख का कारण क्या है। अगला देखो बेटे कि उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था। कारण क्या था? सांप के काटे जाने का। कि उस स्त्री का जो बेटा था वो खेती करके सब्जी भाजी उगा के और खरबूजे करके अपने खेत में से अपने परिवार का पालन करता था, और उस काम को करते हुए उसके पैर पर सांप ने काटा था और सांप के काटने से उसकी मृत्यु हुई थी। अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न देखिए कि बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता। बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता? सबको पता लग गया तो उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है, कमाने वाला कोई है नहीं, अगर इसको हम उधार देंगे तो फिर ये उधार का चुकाएगी कैसे, इसीलिए बुढ़िया को कोई भी उधार नहीं देता था। तो ये जो मौखिक क्वेश्चन थे ये बहुत इजी थे, आप चैप्टर पढ़ के भी अपने आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं लिखित क्वेश्चन। अब लिखित क्वेश्चन में मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। अब हमारे समाज में क्या है, पोशाक ही हमारा दर्जा निश्चित कर देती है और ये ही हमको भिन्न भिन्न श्रेणियों में बांट देती है कि कौन उच्च वर्ग का है और कौन निम्न वर्ग का है। ये श्रेणी में वर्गीकृत करती है, इसी के कारण मनुष्य समाज में कभी आदर तो कभी घृणा का पात्र बन जाता है। यह मनुष्यता के भाव को उजागर करने में अड़चन बन जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको पोशाक का क्या महत्व है कि पोशाक ही मनुष्य का समाज में श्रेणीबद्ध कर देती है। ठीक है ना। अगला देखोगे कि पोशाक हमारे लिए कब बंधन बन जाती है, कब अड़चन बन जाती है। जब हम किसी के दुख के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि किसी नीचे तबके के मनुष्य के दुख के बारे में जानोगे तो आपकी जो पोशाक है वो अड़चन क्यों बन जाएगी, क्योंकि जब आप उसके पास बैठोगे तो आपको समाज का भय होता है कि मैं किस तरह के लोगों के पास बैठा हूँ और उसके दुख का कारण जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ समझ में आई आपके कि पोशाक हमारे लिए कब बंधन बन जाती है, जब हम किसी के दुख के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें भय होता है अपने समाज का कि समाज हमको किस नज़र से देखेगा, कि हम किस निम्न तबके के लोगों के पास बैठ करके उनके दुख का कारण पूछ रहे हैं, और सामाजिक स्तर ही उनके आड़े आ जाता है, इसीलिए वो उनका जो पोशाक है उनके कार्य में बाधा बन जाती है। वो चाह कर भी अपने पोशाक के बंधन से छुटकारा नहीं पा पाते हैं। ठीक है ना। अगला देखोगे, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। जब लेखक को पता लगा कि वो खरबूजे बेच रही है और वो बैठ के रो रही है, बेचने के बजाय सिर्फ वो रो रही है, तो उसको रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया था कि वह बूढ़ी स्त्री बहुत गरीब थी। जो स्त्री थी वो बहुत गरीब थी, लेखक समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ठीक है। अब प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी गरीब महिला के पास बैठ करके उसके दुख का कारण अगर पूछते हैं तो उन्हें अपने सामाजिक स्तर की भी चिंता थी कि वहाँ फुटपाथ पर बैठ करके कैसे उसका दुख का कारण पूछे। तो उन्होंने वो क्या करते हैं कि वो आसपास के लोगों से, आसपास की दुकानों से पूछते हैं कि ये जो स्त्री है और यहाँ बैठ के जो खरबूजे बेच रही है वो क्यों रो रही है और इसके रोने का कारण क्या है। ठीक है ना। तो समझ आया आपको, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया, अपनी प्रतिष्ठिता की वजह से कि वो सम्रांत परिवार से थे, उनकी पोशाक, उनका पहनावा, उनका रहन सहन, उनका सामाजिक स्तर, तो इस वजह से वो उनके दुख का कारण नहीं जान पा रही थी। ठीक है। लेखक उस स्त्री, हाँ नेक्स्ट देखते हो, तीसरा हो गया रोने का कारण क्यों नहीं जान पाए, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठिता के कारण, अपनी पोशाक के कारण। ठीक है। फोर्थ देखिए, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। तो भगवाना अपने परिवार का निर्वाह
अपनी सब्जी बेच करके, खरबूजे बेच करके वो अपने परिवार का निर्वाह करता था। कि भगवाना खरबूजे की कछियारी करता था। कछियारी मतलब होता है कि सब्जी वगैरह की जो खेती करते हैं उसको बोलते हैं कछियारी। वह पके हुए खरबूजे बाजार में बेच देता था, उनसे जो पैसा मिलता था वो अपने परिवार के पेट का पालन करता था। कभी कभी वह अपनी माँ को भी खरबूजों के पास बिठा देता था और खुद खेत में काम करता था। तो इस तरह से वो अपने परिवार का पालन करता था, निर्वाह करता था। अगला देखोगे कि लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी। क्या कारण था कि अपने बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए चल पड़ी। बुढ़िया को दुख को देख करके अब इसमें खरबूजे बेचने क्यों जाएगा कोई, उसकी कोई मजबूरी थी कि बुढ़िया के बेटे की मौत के पश्चात घर में कुछ भी नहीं बचा था। जो भी था वो झाड़ फूंक वाले ओझा को दे दिया और बेटे को विदा करने में उनका सारा पैसा खर्च हो गया। अब उनके जो पोता पोती थे उनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बहू है, उसको फीवर बुखार है तो उसके लिए भी दवा का इंतजाम करना। तो मजबूरी थी जो महिला को खरबूजे बेचने के लिए वो बेबस होकर के फुटपाथ पर बैठती है। तो क्यों बेचने, क्योंकि उसके पर लाचारी थी, उसके सामने उसके बच्चे थे, उसके सामने उसकी बहू थी, उसके सामने और घर में अन्न का दाना नहीं था। इसीलिए वो मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए चल पड़ी थी। तो ये जो क्वेश्चन थे इनके आंसर आपने समझ आए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट और भी है। ओके, खंड ख में क्वेश्चन देखोगे बच्चे। पहला क्वेश्चन देखोगे कि बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली महिला के बारे में क्या क्या कह रहे हैं, ये अपने शब्दों में लिखिए। जो महिला थी जो फुटपाथ पर बैठकर खरबूजे बेच रही थी उसके बारे में लोग क्या कह रहे थे, तो अपने शब्दों में लिखना है। आपको अपने शब्दों में लिख सकते हो कि महिला के सामने उसकी पारिवारिक स्थिति थी, उसकी परिवार की मजबूरी थी, इसीलिए वो फुटपाथ पर बैठ करके खरबूजे बेच रही थी अपने बेटे की मृत्यु के अगले दिन ही। लेकिन लोगों द्वारा उसका उपहास बनाया गया और उसके दुख को साइड करके उसका उपहास बनाया जाता है कि तरह तरह के लोग उसको ताने देते हैं, तरह तरह से उसकी उपेक्षा करते हैं और कोई उसको कोस रहा है कि इनको रिश्ते नातों की कोई परवाह नहीं है। कोई कह रहा है कि इसके यहाँ सूतक हैं, ये सूतकों में भी लोगों का धर्म नष्ट कर रहे हैं। इस तरह से लोग उसकी उपेक्षाएं करते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं। और जब वो स्त्री के बारे में, उसके दुख के बारे में कोई नहीं समझ पाता, सिर्फ उसके उपहास उड़ाते। और उपहास उड़ाने की वजह क्या थी कि अगर कोई अच्छे परिवार के लोगों के सामने दुख होता है तो उनके दुख मनाने का एक अलग ही सहूलियत होती है। लेकिन गरीब लोगों के पास न तो समय है और न दुख मनाने का अधिकार है। तो इस तरह से आप इसके बारे में अपने शब्दों में लिख सकते हो कि जो महिला के बारे में लोग क्या क्या कह रहे थे। कोई तो कह रहा था कि इनको रिश्ते नातों की परवाह नहीं होती है, कोई कहता है इनके सूतक हैं इसीलिए लोगों का धर्म नष्ट करती हैं, कोई कहता है कि रोटी के टुकड़े के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए कोई रिश्ते मायने नहीं रखते। इस तरह से आप अपने शब्दों में इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन आपके ये हो गया। अब दूसरा आपका पास पड़ोस के आस पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। जब लेखक उसको विलाप करते हुए देखते हैं तो उसके दुख का कारण जानने के लिए वो बेचैन उठते हैं। फिर वो आसपास की दुकानों से, आसपास के लोगों से पता करते हैं कि उसके दुख का कारण क्या था। तो लेखक को क्या पता लगता है कि बुढ़िया का एक पुत्र था जो अपने परिवार का खर्चा चलाता था कछियारी खेती करके, और उसके खेती करते खरबूजा बेचता, अपना परिवार का निर्वाह करता, और एक दिन उसको सांप काट लेता है और सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। जो भी घर में था उसके बेटे के इलाज में चला जाता है, बेटे को विदा करने में चला जाता है, और वो बेबस होकर के, जो बुढ़िया थी वो बेबस होकर के फुटपाथ पर बैठ करके खरबूजे बेचती है। तो इस बारे में आसपास की दुकानों से और लेखक को उसके बारे में सारी दयनीय स्थिति के बारे में उनको पता लगता है। ठीक है बेटे, तो इतना आपको समझ आया कि लेखक को उसके बारे में पूरी तरह से पता लगा कि उसकी बेबसी क्या है, उसकी लाचारी क्या है, जो बेटे की मृत्यु के अगले दिन ही वो खरबूजे बेच रही थी। ठीक है बेटा, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए।
जब उसके बेटे को सांप काट लेता है तो बुढ़िया माँ दौड़ी दौड़ी जाती है, ओझा को बुला के लाती है, झाड़ फूक जादू टोने करवाती है, उसके एवज में उसको पैसे देती है, ठीक है। फिर भी उसके बावजूद अपने बेटे को वो बचा नहीं पाती है और उसका बेटा असमय ही मौत के मुंह में चला जाता है। इस तरह से आप अपने आप से बुढ़िया माँ ने क्या क्या किया था, ओझे को बुला के लाई है, उसे झाड़ फूक करवाया है, अपने बेटे के लिए जो दवाइयाँ जरूरत थी वो भी लेके आई है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने बेटे को बचा नहीं पाती है। और उसके जो भी उपाय थे, जितने भी उसने किए थे, जो उसके बस में था, जो भी जितना भी उसने कर पाई थी, उसने सब कुछ उपाय किए, लेकिन अपने बेटे को नहीं बचा पाई थी, ठीक है ना। अगला देखते हैं कि लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। तो लेखक भी सम्रांत परिवार से थे। अब उस बुढ़िया के दुख का अंदाजा वो कैसे लगाते हैं कि कुछ समय पहले एक सम्रांत परिवार की महिला के पुत्र की मृत्यु होती है। अब उन सम्रांत परिवार के लोगों का भी दुख मनाने का अंदाज अलग है। उनकी जो बेटे की माँ थी, जो महिला थी, वो 2.5 मास मतलब 1-2 महीने अपने बिस्तर पर ही रहती है और उसके चारों तरफ लोग सेवा में लगे हुए हैं। जब भी मूर्छित होती है उसके सिर पर पानी की पट्टियाँ रखी जाती हैं, डॉक्टर उनके सराहने खड़े रहते हैं, पूरी तरह से परिवार उनकी सेवा में जुटा हुआ है। लेकिन एक ये माँ है गरीब, जो अपने बेटे की मृत्यु के अगले दिन ही फुटपाथ पर बैठ के रो रही है और खरबूजे बेच रही है। क्यों? क्योंकि ये नीचे तबके के हैं, ये गरीब हैं। गरीबों को न तो दुख मनाने का अधिकार है और न दुख मनाने का इनके पास समय है। तो इस तरह से लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाया कि दुख उसका भी वही था, दुख इसका भी यही है, लेकिन एक अंदाज दुख मनाने का था, वो दोनों का अलग था। इनके सामने बेबसी है। जब गरीब लोग दुख मनाते हैं तो लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब एक सम्रांत परिवार के लोगों के सामने कोई दुख होता है तो उसके दुख में सारा शहर शामिल हो जाता है, सब उनके दुख में शामिल होते हैं। लेकिन गरीब लोगों के दुख में शामिल होने की बजाय उनकी मजाक उड़ाई जाती है कि ये लोग क्या जाने रिश्ते नातों को, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ आई आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है। अब किसी भी पाठ का शीर्षक उसकी कहानी के पात्र या मुख्य भाग पर निर्भर करता है कि उसका शीर्षक कहाँ तक ठीक है। तो इस कहानी का जो शीर्षक है दुख का अधिकार, वो बिल्कुल ही सटीक सिद्ध होता है कि केवल सम्भ्रांत परिवार के लोगों को ही दुख मनाने का अधिकार है, क्योंकि उनके पास सहूलियतें होती हैं, उनके पास लोग होते हैं उनके दुख में शामिल होने के लिए, और जो गरीब लोग होते हैं उनके पास दुख मनाने का न तो समय है और न अधिकार है। तो इस तरह से ये जो पाठ का शीर्षक था दुख का अधिकार, ये बिल्कुल सटीक सिद्ध होता है, ठीक है ना। तो इसका आपने 50 से 60 शब्दों में आंसर लिखना है, वो आप पूरी अच्छी तरह से लिख सकते हो कि इस शीर्षक पाठ हेतु उपयुक्त सिद्ध क्यों होता है, क्योंकि पूरी कहानी में दुख के भाव का, कि दुख का एहसास क्या होता है और सम्भ्रांत परिवार को दुख का एहसास किस तरह होता है, गरीब परिवार को दुख का एहसास कैसे होता है। तो क्योंकि गरीबों के पास सहूलियतें नहीं है, सम्भ्रांत परिवार के पास सहूलियत है, न गरीबों के पास समय है और न उनके पास दुख मनाने का अधिकार है। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। तो आपको ये मेरा चैप्टर जो मैंने पढ़ाया, कहानी को समझाया, क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व किया, आपको कैसा लगा। और अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरी क्लासें और आपको समझ आती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। और इसके बाद मैं अगले चैप्टर की वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।